अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। अभी अभी बार्सिलोना का मैच ख़त्म हुआ और बार्सिलोना एलचे से अपना मैच 3-1 जीत गया। बहुत इंपॉर्टेंट 3 पॉइंट्स, क्योंकि अभी कल रियल मैड्रिड ने वलेंसिया के अगेंस्ट एक कन्विंसिंग परफॉर्मेंस 4-0 की दे के, कन्विंसिंग से भर के कोई परफॉर्मेंस दे के 4-0 की 8 पॉइंट्स का गैप कर लिया था। बार्सिलोना के लिए बहुत ज़रूरी था 3 पॉइंट्स लेता और गैप को नैरो डाउन करता, और अब 5 पॉइंट्स का गेन डिफरेंस रह गया, जो कि मैच के स्टार्ट में भी था। तो बार्सिलोना का जो मैच है, सबसे पहले उसके बारे में अगर बात करें तो 3-1 की जो स्कोर लाइन है वो मैच को पूरी डिफाइन नहीं करती। 3-1 एक बहुत कंफर्टेबल विन लग रही है, लेकिन अगर हम बार्सिलोना, जिसने पूरा मैच देखा होगा, अगर आप लोगों ने पूरा मैच देखा है, तो बार्सिलोना की बहुत ही शेकी परफॉर्मेंस थी मेरे ख्याल से। अभी बार्सिलोना ने अपना फ्लो पूरा नहीं पकड़ा। पिछले 4-5 मैचों में यही बात चल रही है, 4-5 मैचेस से कि बार्सिलोना फ्लो में नहीं है, बार्सिलोना आर नॉट थ्रेटनिंग लाइक दे यूज्ड टू बी, और यही बात आज के मैच में भी नज़र आई। अगर हम इंडिविजुअली हर प्लेयर की स्टार्ट से बात करें तो 3-1 का मैच तो ठीक है, 3-1 की स्कोर लाइन अपनी जगह है, लेकिन अगर हम स्टार्ट से बात करें, टेक की परफॉर्मेंस बहुत बेहतर। अब हम डिफेंडर्स, हमारे सेंटर बैक स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस, मगर उनको भी देखना पड़ेगा, क्योंकि अगेन जो राफा मीर ने गोल किया है वो हाई लाइन अगेन हमारी बीट हुई, और ये चीज़ बहुत हाईलाइट हो रही है इस सीज़न वैसे ही। तो उसके अलावा स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस, चांसेस आए, ब्लॉक हुए, डिसेंट परफॉर्मेंस थी सेंटर बैक्स की तरफ से। कुंडे को देखा जाए तो कुंडे को पता नहीं क्या मसला है उनसे, वो ऑन द बॉल तो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, वो बहुत ऑफ नज़र होते हैं, वो फुल ब्लैंक हो जाते हैं ऑन द बॉल। तो बहुत पासेस मिसप्लेस किए उन्होंने, बहुत दफ़ा बॉल लूज़ की उन्होंने। फिर बाल्डे की बात करें तो बाल्डे की कदर बेहतर परफॉर्मेंस थी बाकी सबसे, उनके रन की वजह से पहला गोल आया, उन्होंने लमीन यमाल को असिस्ट की, तो बाल्डे की डिसेंट परफॉर्मेंस थी। बाद में वो सब्स्टिट्यूट आउट भी हो गए, जेरार्ड मार्टिन आए, और उनकी भी शेक की परफॉर्मेंस थी, जितने भी 10-12 मिनट जेरार्ड मार्टिन को मिले। खैर, फिर आगे मिडफील्ड में बात करें तो कैसेडो वॉज ओके, जस्ट ओके। फ्रैंकी की भी ऑफ गेम थी। फ्रैंकी को मैंने एक चीज़ नोट की थी कि एल्चे वाले प्लेयर्स बहुत ज़्यादा फाउल भी कर रहे थे, फ्रैंकी की ऑन ऑफ जा रही थी गेम बहुत ज़्यादा, वो मिसप्लेस भी कर रहे थे पासिस, और फिर वो कुछ रन भी ले रहे थे अटैकिंग। मेरे ख्याल से उन्होंने थोड़ा सा अटैक में भी कंट्रीब्यूट करने की ट्राई की, इसकी वजह से वो इतना बीच में गेम को कंट्रोल नहीं कर पाया। आप अगर देखें थ्रू आउट द मैच वो अटैक में रन ले रहे थे, और काफ़ी दफ़ा उन्होंने अच्छे रन भी लिए, और बार्सिलोना के प्लेयर उनको स्पॉट नहीं कर पाए, और अगर करते तो ज़्यादा चांसेस क्रिएट हो सकते थे। तो ये क्रिएटिविटी थी बहुत ज़्यादा लैक कर रही थी। हम कह सकते हैं कि बैटरी नहीं है मे बी इस वजह से, लेकिन स्टिल जो प्लेयर्स हैं वो कैपेबल है, और पिछले सीज़न भी इन सब प्लेयर्स ने डिलीवर किया है। तो पता नहीं क्या इशू है क्या इशू नहीं है, लेकिन स्टिल बार्सिलोना उतनी थ्रेटिंग नहीं है, उतनी क्रिएटिव नहीं है। फिर आगे फर्मीन लोपेस की बात करें, फर्मीन लोपेस डिसेंट गेम, 2 असिस्ट की हैं, ठीक है, दोनों असिस्ट बहुत अच्छी थी। दूसरी वाली तो बहुत ही अच्छी थी, बहुत ब्रिलियंट बॉल रेशफोर्ड को आए थे, रेशफोर्ड का ब्रिलियंट फिनिश था, लेकिन स्टिल फर्मीन लोपेस की जो डिसीजन मेकिंग है उस पर क्वेश्चन मार्क आते हैं। वो ऐसी काफ़ी ओकेजन्स होती हैं जहाँ वो शॉट ले लेते हैं, और जहाँ उनकी वजह से टीम को नुकसान होता है। वो अगर पास करें, पासिंग ऑप्शन उनके पास होता है, लेकिन फिर भी शॉट के लिए जाते हैं, और ये एक अच्छी चीज़ भी है, ही हैज़ ऑलवेज एन आई फॉर द गोल। मगर स्टिल समटाइम्स आपको देखना पड़ता है टीम के लिए, आप अगर किसी को प्लेयर को पास कर देंगे, थोड़ा सा लेस सेल्फिश होंगे, तो ये टीम को फ़ायदा देता है। तो फर्मीन लोपेस को इस चीज़ में देखना पड़ेगा। ओवरऑल अगर फर्मीन लोपेस की देखी जाए परफॉर्मेंस डिसेंट थी, वो टैकल्स भी कर रहे थे, एनर्जी मिडफील्ड में लेके आ रहे थे, ही वॉज ऑल राउंड द पिच। शेक की परफॉर्मेंस उनकी तरफ से भी थी ऑन द बॉल, लेकिन स्टिल वो अपनी फुल एफर्ट देते, जो कि वो हमेशा देते होते हैं। आगे बात करें तो जो बेस्ट प्लेयर बार्सिलोना को मुझे लगा था जब तक उनको सब्स्टिट्यूट आउट नहीं किया गया, वो थे रेशफोर्ड। वो सबसे अच्छी डिसीजन मेकिंग टीम में उनकी लग रही थी, इवन डी होंग से बेहतर डिसीजन मेकिंग आज उनकी थी। ही वॉज डिसेंट, कोई भी रैश उन्होंने ऐसे पासिस नहीं किए, रैश उन्होंने कोई बॉल लूज नहीं की, वो देखते हुए पूरी सिचुएशन को गेम खेल रहे थे, और उसकी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रैशफोर्ड की, आई गेस। टेक ऑन्स भी उन्होंने किए, और अटैक में भी बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट किया, और फिनिश तो उनका बहुत अच्छा फिनिश था, थम्पिंग फिनिश था। तो ही हैज़ अ कन्विंसिंग परफॉर्मेंस। फेरन टोरेस अगेन गोल आया ओके, मगर उसके अलावा वो पूरी गेम में नज़र नहीं आए। तो नंबर 9 पे वो फिट नहीं हो रहे। लेवेंडोस्की का फिट होना बहुत ज़रूरी है, और कंसिस्टेंटली खेलना ज़रूरी है, क्योंकि फेरन टोरेस ही इज़ अ गुड प्लेयर, वेरी गुड प्लेयर, मगर वो उस तरह से कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे जैसे लास्ट सीजन भी उन्होंने किया था, या वैसे ही वो एक नेचुरल नंबर 9 है भी नहीं वो। तो वी हैव टू पुट लेवेंडोस्की अप फ्रंट। फिर यमाल की बात करें तो यमाल ने स्टार्ट गेम का अच्छा दिया था, एक दो टेक ऑन्स बहुत अच्छे किए, उसके अलावा गोल भी आया उनका, लेकिन अगेन यमाल
एक तो फुली फिट भी नहीं लगते, पता नहीं क्यों, लेकिन वो बीच बीच में वो बैठ जाते हैं, वो ज़रा सांस लेने लग जाते हैं, और फिर वो उनकी वो बॉल पे भी उतने थ्रेटिंग नहीं है। लास्ट सीजन याद हो तो बार्सिलोना बहुत ज़्यादा उनको बॉल देता था और उन पे बहुत ज़्यादा रिलाई करता था, और वो डिलीवर करते थे, वो मिडफील्ड में भी आके बॉल लेते थे, डिलीवर करते थे, वो डीप जाके बॉल लेते थे, वो अटैक में 2-2 3-3 प्लेस पे एक साथ टेक ऑन करते थे। अब तो एक वो टेक ऑन भी उतने नहीं कर रहे, और जो कर भी रहे हैं वो बहुत ज़्यादा बॉल लूज कर रहे हैं। तो वो जो स्पार्क था यमाल का लास्ट सीजन, वो बार्सिलोना कहीं ना कहीं मिस कर रहा है, और यमाल खुद भी मिस कर रहे हैं वो चीज़। तो ये बार्सिलोना के लिए एक बहुत बड़ा बैकफुट पे मतलब जाने वाली बात है। ओवरऑल बार्सिलोना अगर आप देखें भी तो स्टैट्स भी अगर आप देखें तो बार्सिलोना की पोजेशन लो थी, जो कि हम अमूमन बार्सिलोना के मैचेस में देखते नहीं कि बार्सिलोना की लो पोजेशन, और वो भी किसी छोटी टीम। ऑब्वियसली एल्चे छोटी टीम नहीं, इस सीजन वो अच्छा कैरियर, वो टॉप हाफ ऑफ द टेबल में नज़र आ रही है मैं थ्रू आउट द स्टार्ट ऑफ द सीजन, मगर स्टिल। और बार्सिलोना की चले अगर थोड़ी परफॉर्मेंस थी भी, पिछले सीजन भी इस तरह हुआ था, कुछ मैचेस ऐसे गए थे लेकिन उनमें बार्सिलोना थ्रेटनिंग पोजीशन रखती थी। आज जो पोजीशन थी वो बहुत शेकी थी, तो स्टिल बार्सिलोना आउट ऑफ टच है। ये चीज़ थोड़ा सा बार्सिलोना को देखना पड़ेगा। मिड वीक में क्लब ब्राग से भी फिक्सचर आ रहा है चैम्पियंस लीग का, तो बार्सिलोना को बहुत ज़रूरत है कि अपनी जो सारी टेक्टिकल चेंजेस हैं या जो भी प्लेयर्स की फॉर्म वगैरह है वो एक लाइन पे आ जाएं, क्योंकि अब बहुत ही क्रिटिकल फेज सीजन का स्टार्ट हो रहा है। इस पे बार्सिलोना को बहुत ज़्यादा मतलब नुकसान होगा अगर बार्सिलोना ने अपने प्लेयर्स को रेडी नहीं किया। उसके अलावा अगर हम बात करें आज के प्रीमियर लीग फिक्चर्स की, जिनमें सबसे इम्पोर्टेंट था सिटी और बॉर्नमूथ का, दोनों टॉप ऑफ द टेबल फाइट कर रही हैं, तो बहुत बड़ा फिक्चर कह सकते थे बन गया था ये। इसकी थोड़ी बहुत हाइप भी क्रिएट हुई थी, और सिटी ने नर्वस स्टार्ट लिया, गोल खाया, वो रूल आउट हुआ, लेकिन उसके बाद अर्लिंग हालैंड ही इज़ इन अ ग्रेट फॉर्म। अगर हम अर्लिंग हालैंड, हैरी केन, एम्बापे की बात करें, ये लोग कंसिस्टेंट है, स्टार्ट ऑफ द सीजन से अब तक ये कंसिस्टेंटली गोल मार रहे हैं। मेरे ख्याल से तीनों ने 20 और गोल तो कर लिए होंगे थ्रू आउट द सीजन विद नेशनल टीम एंड क्लब टीम। तो अर्लिंग हालैंड के गोल, फिर निको रैली का गोल, और मैच शॉट आउट हो गया। फिर अगर हम कल की बात करें, रियल मैड्रिड ने बहुत ज़्यादा कन्विंसिंग परफॉर्मेंस दी, बेलिंगम वाज एब्सोल्युटली बीस्ट लास्ट नाइट, और फिर अगेन एम्बापे के 2 गोल, विनीसियस ने पेनल्टी मिस की मगर ही हैज़ अ गुड गेम, और रियल मैड्रिड की बहुत अच्छी गेम। और एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा हम लोग हाईलाइट नहीं कर रहे वो है अर्दा गुलर का जो इम्पैक्ट है, अर्दा गुलर का जो कनेक्शन है विद एम्बापे, वो रियल मैड्रिड के लिए एक बहुत बड़ा बूस्टर है। अर्दा गुलर की परफॉर्मेंस रियल मैड्रिड को अलग ही लेवल पे ले जाती है, वो गेम को कंट्रोल करते हैं जैसे माइली बैटर करता है। तो अर्दा गुलर ने भी रात को बहुत अच्छी गेम की। बिलिंगम अपने ग्रुप में वापस आ गए हैं, लास्ट 3 बड़े मैचों में उन्होंने परफॉर्म किया है। जुवेंटस वाले मैच में देखें या बार्सिलोना वाले मैच में देखें, उसने बिलिंगम ने डिलीवर किया, और गेम रात को भी बहुत अच्छा गोल मारा है। फिर आइसिंग ऑन द केक कैरियस की गोल, जो रियल मैड्रिड के लेफ्ट बैक है, सॉरी आई फॉरगॉट हिज नेम, खैर जो भी था, उन्होंने बहुत अच्छा थम्पिंग गोल मारा उन्होंने भी। तो रियल मैड्रिड ने भी 3 पॉइंट्स ले लिए। फिर टॉटनहम और चेल्सी के मैच की बात करें तो वो बहुत ज़्यादा शेकी मैच था। दोनों मतलब एक ऐसी परफॉर्मेंस थी दोनों टीम्स की तरफ से कि हर 30 मिनट सेकंड बाद कोई फाउल, हर 30 सेकंड बाद कोई स्टॉपेज आ रहा है। बहुत ही मतलब ऐसा मैच था जो मैच देखने का दिल भी नहीं करता था, ये उन मैचेस में था। लेकिन अगेन चेल्सी का बैक ऑन ट्रैक आना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि रिसेंटली उनकी फॉर्म थोड़ी सी डिक्लाइन कर थी और चीज़ें उनके मुताबिक नहीं जा रही थी, लेकिन अब वो अपनी ट्रैक पे वापस आ रहे हैं। टॉटनहम को भी थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा, सीज़न का स्टार्ट बहुत अच्छा लिया था, लेकिन अब मैनेजर से हम मैच के बाद एक वीडियो भी देख सकते हैं जिसमें प्लेयर्स थॉमस फ्रैंक से हाथ मिलाए बगैर, उनकी टीम के प्लेयर वेंडरवैन और एक और प्लेयर उनको मिले बगैर ही आगे जा रहे थे। थॉमस फ्रैंक उनको देख रहे थे। तो टॉटनहम के कैंप में ज़रूर कुछ ना कुछ चल रहा है, लेकिन टॉटनहम को भी देखना पड़ेगा। अगर उनको टॉप 4 के लिए फ़ाइट करना है तो उनको थोड़ा सा और क्लिनिकल होना पड़ेगा। चावी सिमन्स भी इवन उनको भी बहुत बड़ी साइनिंग थी उनके लिए, और इस मैच में वो सब्स्टिट्यूट होके आए, उनको फिर उसी मैच में जिसमें वो सब्स्टिट्यूट इन होके आए उनको सब्स्टिट्यूट आउट कर दिया गया। तो टॉटनहम के लिए चीज़ें भी ऊपर नीचे हो रही हैं। फिर लिवरपूल की एक बहुत क्रूशल विन थी, शुक्र है बैक ऑन ट्रैक आ गए लिवरपूल। अब उनका रियल मैड्रिड से मैच है मिड वीक में, और फिर सिटी से भी मैच आ रहा है, तो लिवरपूल के भी बहुत टफ फिक्चर्स हैं आगे, तो ये सब चीज़ें उनको भी देखनी पड़ेंगी। तो ये इस मैच के सारे इंपॉर्टेंट मैचेस थे। मैन्यू और का भी बराबर होगा नॉटिंघम फॉरेस्ट से, बेहतर परफॉर्मेंस थी। अब नज़र आ रहा है मैनचेस्टर यूनाइटेड में एक जो
प्रोग्रेस आया उनकी टीम में, एक जो कॉन्फिडेंस बूस्टर आया वो नज़र आ रहा था। नॉटिंघम कोई छोटी टीम नहीं थी और उनके होम ग्राउंड में जाके हराना बहुत मुश्किल था। और ड्रॉ एक अच्छा रिज़ल्ट है, डिसेंट रिज़ल्ट कह सकते हैं। मैन्यू की रिसेंट हिस्ट्री को देखते हुए बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट था। तो ये सारा आज का मैच डे था। मिड वीक में चैम्पियन लीग के फिक्चर्स हैं, तो उनके प्रीव्यू में आपको मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।